हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे, उसकी हमने 2 क्लास अभी तक कर ली हैं। पहली क्लास में हमने सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, दूसरी क्लास में चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, और आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। मैंने वृत्त के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से हम उन सभी को सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए हमें सर्कल के बारे में। पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी ट्रिक पर डिपेंड हैं, और वो सारी ट्रिक जब मैं आपको बताऊंगा तो वृत्त के क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए थोड़े से बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सिर्फ सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार सर्कल बना देता हूं मैं और आपको बताता हूं इसके बारे में। ये आपका एक सर्कल है, इसमें क्या क्या चीज होती है ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक जो सर्कल होता है उसकी एक परिधि होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में हम परिधि बोलते हैं। वृत्त होता क्या है? वृत्त एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का एक पथ होता है। कहने का मतलब, इस बिंदु से मैं कोई भी लाइन खींचूं, कहीं से भी इसके सरकमफ्रेंस को मिलाऊं, परिधि को मिलाऊं, तो ये सारी दूरी बराबर होती है और इसको हम रेडियस बोलते हैं, और हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। अगर इसी रेडियस को मैं दूसरी तरफ सरकमफ्रेंस से मिला दूं तो ये आपका डायामीटर हो जाएगा। डायामीटर व्यास जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमने 3 चीजें सीखी। एक तो आपकी परिधि, परिधि जो होती है वो इस वृत्त की बाउंड्री होती है, ये वाली, इसको हम इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो परिधि निकलती है ये निकलती है पाई मल्टीपल डी। पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, और यहाँ पर जो डी है ये व्यास है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। व्यास क्या होता है? सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस से मिलाया जाए और वो केंद्र से होके जाए। इसके बारे में क्वेश्चन और आ जाता है। व्यास, डायमीटर जो होता है ना, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, कोर्ड होती है। अब दूसरा, अगर मैं यहाँ पर डी को आर में कन्वर्ट कर दूं, डी क्या है हमारा? डी हमारा व्यास है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो मैं यहाँ पर डी की जगह 2r भी रख सकता हूं। तो आपने परिधि का ये फार्मूला भी पढ़ा होगा, परिधि होती है 2πr। उसके बाद एक बात करते हैं इसके अक्षेत्रफल की। हमें परिधि की कब जरूरत पड़ेगी और क्षेत्रफल की कब? जब इसकी बाउंड्री के बारे में बात हो रही होगी तो हम परिधि निकाल लेंगे। दूसरा, अक्षेत्रफल क्या होता है? इस वृत्त के द्वारा घेरा गया जो ये अंदर वाला भाग है ना, इसी को इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। और अक्षेत्रफल निकलता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब हम पाई के बारे में भी जानते हैं और आर के बारे में भी जानते हैं। ये आपके बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं वृत्त के, जो आपको पता होगा। एक परिधि, एक आपका व्यास, और एक आपका अक्षेत्रफल। ये बिल्कुल बेसिक बात थी। इस पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक छोटा सा एक ट्रिपलेट याद कराना चाहता हूं आपको, ताकि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी त्रिज्या 7 है तो जो आपकी परिधि होगी, सरकमफ्रेंस होगी, वो हमेशा 44 होगी। और जो इसका एरिया होगा वृत्त का, अक्षेत्रफल होगा, वो 154 होगा। ये एक ट्रिपलेट है जो आपने याद रखना है। अगर आप इसको याद रख लोगे ना, मैंने ज्यादातर एग्जाम के क्वेश्चन देखे हैं जिनमें हमेशा ही जो आपकी आर होती है ना, वो 7 का मल्टीपल होती है। जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि जो आपकी त्रिज्या होती है ना, वो 7 का मल्टीपल होती है। इसलिए हम एक ट्रिपलेट याद करेंगे। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस 44 होगी और एरिया 154 होगा। अब इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, अगर आपकी त्रिज्या 14 हो जाती है तो कहने का मतलब 7 का ही मल्टीपल है, 7 का मैंने 2 गुना कर दिया, तो परिधि भी आपकी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 88 हो जाएगी। लेकिन जो एरिया होगा ना, एरिया पे आपने एक बात ध्यान रखनी है। एरिया जो है ना, यहां पर त्रिज्या का स्क्वायर होता है। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया था, तो यहां पर तो मैंने 2 गुना किया, यहां पर 4 गुना करना पड़ेगा, और ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका हम 4 गुना कर देंगे। अगर इसका 4 गुना कर देंगे तो एरिया आ जाएगा आपका 616। ऐसे ही अगर हम 3 गुना भी कर सकते हैं। अगर हम इसका 3 गुना करेंगे तो ध्यान रखेंगे आप, इसका भी हमने 3 गुना करना पड़ेगा, और इसका 9 गुना हो जाएगा।
वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम इस वैल्यू का वर्ग कर रहे हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अगर 28 आ जाए, इसका 4 गुना आ जाए, तो परिधि तो हम 4 गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इसका 16 गुना हो जाएगा। एक बार के लिए आपको लग रहा होगा कि सर आप इसको क्यों बता रहे हो, हम मल्टीप्लीकेशन ही कर लेंगे, लेकिन नहीं। अगर आपको ये पता होगा ना, तो आगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, इनको हम देखो फटाफट सोल्व करेंगे। बस ये बात आप याद रखें। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, एक बार के लिए इसको मिटा देता हूं मैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ ले एक बार। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब यहां परिधि ही है, 88 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, वैसे तुम फार्मूले से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, परिधि के फार्मूले के बराबर 88 करूंगा और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराया था, अगर वो आपको याद है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सरकमफ्रेंस 44 होती है। कब? जब त्रिज्या 7 होती है। अगर ये 88 हो गया है, यानी कि 2 गुना हो गया है, तो एरिया क्या होगा? एरिया 154 का 4 गुना होगा, और इसका 4 गुना करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, एक ट्रिपलेट याद किया था, बस परिमाप मैंने देखा 44 का कितना गुना है, 44 का 2 गुना है, तो परिधि 154 का 4 गुना हो जाएगी। ये एक ट्रिपलेट मैंने आपको याद कराया था, 7, 44 और 154। इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल से भी बता देता हूं। मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको हल करने का तरीका ये होता है, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसको उसके फार्मूले के बराबर कर दो। यहां पर आपको परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का फार्मूला, परिधि का फार्मूला क्या होता है आपका? वो होता है 2 पाई आर, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 88 दे रखी है। यहां से हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना में पाई का मान 22/7, आर हमने निकालनी है ऐसे का ऐसे, और 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और ये 7 उधर जाके गुना हो गया, तो जो आपकी त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? एरिया आपका निकलता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रहेगा आपका 22/7, त्रिज्या हमने अभी 14 निकाल ली थी भाई, उसको 2 बार लिखेंगे, इसको हल करेंगे, तो भी आपका आंसर 616 आएगा। अब ये बताइए, वो याद करना अच्छा था या डिटेल से निकालना अच्छा था? अगर आपको याद है ना, तो त्रिज्या निकाल ली हमने, डायरेक्ट एरिया निकाल लिया बस, और वो भी सिर्फ उसका 4 गुना करा। तो इसलिए जहां भी हमें ट्रिपलेट में कुछ नजर आएगा, तो वहां पर क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करेंगे, बस वो ट्रिपलेट याद रखेंगे, उसका जितना गुना है वो करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने सेम ऐसा ही लिया है ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बनेगा अब की बार। एक वृत्त की परिधि जो है, उसकी त्रिज्या का अंतर जो है 111 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर है 111 सेंटीमीटर, और आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इनको घटा के हमारा ट्रिपलेट का कोई रेशियो आ रहा है। देखिए, सबसे पहले परिधि में से त्रिज्या घटानी है, तो परिधि में से त्रिज्या घटाकर आप ऐसे लिख लें इसको एक बार समझने के लिए। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि परिधि में से अगर मैं त्रिज्या घटाऊं, यानी कि सरकमफ्रेंस में से अगर मैं रेडियस घटाऊं, तो 111 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और त्रिज्या तो हमारी आर ही होती है, बराबर है 111। अब इसको हल करेंगे, 2 पाई का मान 22/7, सॉरी पहले इसमें से आर कॉमन लेंगे भाई, ऐसे तो लंबा हो जाएगा। इन दोनों में से आर कॉमन ले लिया सबसे पहले, अंदर बच गया है आपका 2, और पाई का मान होता है आपका 22/7, और यहां से आर कॉमन आ गया है -1, और बराबर है 111। ये बात आपको समझ आ गई होगी। हर चीज में ट्रिक नहीं खोजनी है। कुछ एक को ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में 2 लाइन लिख दी तो बड़ा हो गया है, ऐसे नहीं, हर चीज को हमने उसी तरीके से हल करना है जिससे आपको समझ आए। तो सबसे पहले आर कॉमन लिया था, पाई का मान 22/7 रख दिया, 2 ऐसे कैसे, आर बार आ गया था तो 1 रख लिया। इसको हल करेंगे एक बार, तो क्या होने वाला है अंदर, 7 एकम 7, और 44 में से 7 जाएंगे तो ये बचेगा 35, 35/7 बच गया है, और बराबर है 111। 35 नहीं भाई, सॉरी 37 बचेगा भाई। तो 37 को इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये उधर जाके गुना हो गया, जो आर है आपका वो 21 सेंटीमीटर आ गया है। अब फिर ये आर जो है वो 7 का मल्टीपल आ गया है। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि ये जो है त्रिज्या का कितना गुना है, ये त्रिज्या 7 का 3 गुना है,
तो हम 154 का 9 गुना कर देंगे। क्या ये बात आपको याद है? बताया था स्टार्टिंग में ही, बस इसको हल कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 9 चौका 36, 3 15 निमा 135 और 3 138, 1386 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। आपको समझ आ गया होगा। पहले यहां से त्रिज्या निकाल ली, देखा अगर वो 7 का मल्टीपल था तो डायरेक्ट आंसर निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग में एक वृत्त स्थित है। इससे पहले आप दो बातें सीख लें। आपके वृत्त के जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ऐसा बनेगा वो वर्ग के अंदर है या फिर वर्ग वृत्त के अंदर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। वर्ग के बारे में डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं। क्वाड्रिलेटरल में सारी क्वाड्रिलेटर डिटेल से बताई थी आपको। यहां पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। पहले एक बार, एक है आपका सर्कल। इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया एक वर्ग में है एक वृत्त, एक वर्ग भी बना लेते हैं। चित्र हमने बना लिया, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वर्ग में एक वृत्त स्थित है, वो हमने बना दिया है। यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14√2 सेंटीमीटर है। इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा था, अगर वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, इस वर्ग का जो व्यास होगा ना, जो डी होगा, वो बराबर होगा इस वर्ग की भुजा के। भाई वर्ग के बारे में ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो इस वर्ग की भुजा है ना, वो बराबर होगी इस वृत्त के व्यास की, और वृत्त का व्यास होता है आपका डी, और मैं इस डी की जगह 2r भी लिख सकता हूं। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है तो वो उसके भुजा के बराबर उसका व्यास होगा, और व्यास को मैं 2r भी लिख सकता हूं। फिर इसका क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब ये तो क्वेश्चन इस तरीके से हल ही हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी आपकी सिचुएशन हो सकती है, चलिए पहले इसमें क्वेश्चन हल करते हैं, वो आगे ही बात करेंगे। अब मुझे पता है कि अगर वर्ग का आपको विकर्ण दे रखा है, अगर मुझे भुजा मिल जाए तो मैं वृत्त की त्रिज्या निकाल सकता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो मुझे पता है मुझे त्रिज्या की जरूरत है, मेरा मेन मकसद है त्रिज्या निकालना। वो कैसे निकाल लेंगे? वर्ग का विकर्ण दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, और वर्ग का विकर्ण कैसे निकलता है? वर्ग के बारे में डिटेल से बताया था, √2 गुणा में भुजा, और भुजा हमारी क्या है? भुजा है हमारी ए। अब ये जो बराबर है, ये क्या निकाला है मैंने? ये मैंने निकाल दिया है आपके वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा की है √2a, और इसकी ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? इसकी डी की वैल्यू वो दे रखी है 14√2। मैंने क्या किया? फार्मूले के बराबर आपका विकर्ण कर दिया है। विकर्ण निकलता है वर्ग का √2a। ये ऐसे कैसे रखा, और इधर विकर्ण की वैल्यू उसके साथ कर दी, तो ये इससे कैंसिल हो गया है। जो आपकी भुजा आ गई है ना, वो आ गई है 14 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर आ गई है, तो मैंने बताया था इसके अंदर अगर वृत्त बना हुआ है ना, तो वो 14 सेंटीमीटर के बराबर उसका व्यास आ जाएगा। एक की जगह 14 रख दिया। अब व्यास किसके बराबर होता है? 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। इसका मतलब ये 2r के भी बराबर है। 2r के बराबर 14 है, अगर आप r निकालोगे तो 2 से इसको भाग हो जाएगा, ये 7 आ जाएगी। त्रिज्या 7 आ गई। फिर अगर त्रिज्या 7 आ गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 154 होगा। एक ट्रिपलेट याद कराया था मैंने। अब आप ये मत सोचना कि मैंने वैसे ही क्वेश्चन डिजाइन कर ली है जहां पर 7 आ रहा है, नहीं, ये सभी एग्जाम में आए क्वेश्चन है, और सिर्फ मेरा वो ट्रिपलेट बताने का मकसद भी यही था कि आप समझ पाओ। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वृत्त अगर वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है तो उसका व्यास जो है उस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार का एक तार एक वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, उनके क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा? पहले क्या था? पहले आपका एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर थी। एक बार वृत्त बना लेते हैं भाई। आपका इस तरीके से एक वृत्त था जिसकी जो त्रिज्या है ना, वो 28 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। क्या किया? जिस तार से ये वृत्त बना हुआ था उसी तार से एक वर्ग बना दिया है इस तरीके से। और आप अब ये बताइए, उसी तार से तो वृत्त बना रखा था और उसी तार को वर्ग में बदल दिया। ऐसे में इन दोनों की जो परिधि होगी ना, परिमाप होगा, वो बराबर होगा, क्योंकि इसी तार से वृत्त बना है और इसी तार से वर्ग बना है। तो हम क्या करेंगे?
इसकी परिधि को इसके परिमाप के बराबर करेंगे। सबसे पहले इसकी परिधि कैसे निकलेगी, वृत्त की परिधि निकलती है 2 पाई r। तो पहले मैंने वृत्त की परिधि का फार्मूला रखा 2 पाई r, ये बराबर होगा किसके, वृत्त के परिमाप के, वृत्त का वर्ग के परिमाप के। वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है, किसी भी आकृति का अगर आपने परिमाप निकालना है तो उसकी सारी भुजाओं का जोड़ होता है, तो इसकी सारी भुजाओं को जोड़ेंगे तो यहां से परिमाप आ गया 4a। पहले ये बात आपको समझ आई, उसी तार से वृत्त बना हुआ था, उसी तार से वर्ग, दोनों का परिमाप और परिधि बराबर होगी, तो मैंने उनके फार्मूले बराबर कर लिए। दूसरा, जब इसकी परिधि 28 सेंटीमीटर है, क्या मुझे ये सोल्व करने की जरूरत है? अगर आपको याद है तो ये 7 का 4 गुना है भाई। अगर ये 7 का 4 गुना है तो हम परिधि का 4 गुना कर देंगे, वो थी 44। तो एक्चुअल में आपकी परिधि आएगी 44 गुना में 4। अभी आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? मैंने आपको एक रेशियो याद कराया था 7, 44 और 154। इसमें ये तो है r, ये है c और ये है एरिया। अब यहां पर त्रिज्या का 4 गुना कर रखा है 28, तो मुझे पता है परिधि का भी 4 गुना हो जाएगा, तो मैंने परिधि का 4 गुना लिख दिया। इधर आपके वर्ग का परिमाप निकलेगा 4 गुना में a क्या है यहाँ पर, भुजा, तो मैंने 4 से 4 काट दिया, जो वर्ग है ना उसकी भुजा आपकी 44 आ गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा था कि दोनों के अक्षेत्रफल का अंतर बताओ, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज और भी सीखने की है। पहले आप ये बताओ, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा या इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कि कोई दो आकृतियां हैं और उनका परिमाप बराबर है तो अक्षेत्रफल उसका ही ज्यादा होगा जिसके वर्टेक्स ज्यादा होंगे, जिसके कोणे ज्यादा होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 3 आकृतियों के बारे में एक जिक्र करता हूं मैं आपको। एक है आपका वृत्त, एक है आपका चतुर्भुज और एक है आपका त्रिभुज। आपसे क्वेश्चन में बता दिया गया कि इन तीनों की परिधि बराबर है। चलो यहां बराबर का निशान लगाना तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि फिर हमने इनमें कंपैरिजन करना है। बस आप समझे कि इन तीनों का जो परिमाप है वो बराबर है। तो आपसे पूछा है कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसके वर्टेक्स ज्यादा होंगे, जिसके कोणे ज्यादा होंगे। इसके कोणे हैं 3 और इसके कोणे हैं 4, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अगर वृत्त में और चतुर्भुज में कंपैरिजन, त्रिभुज में और चतुर्भुज में कंपैरिजन किया जाएगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब बात करते हैं वृत्त की। आपके दिमाग में आएगा तो वृत्त में तो कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, नहीं, वृत्त में तो अनंत वर्टेक्स होते हैं। ये बिंदुओं को मिलाकर ही वृत्त बनाया गया है, तो इसमें तो सबसे ज्यादा वर्टेक्स हैं। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल जो है चतुर्भुज से भी ज्यादा होगा। बस ये एक ऑर्डर है, सबसे कम क्षेत्रफल त्रिभुज का, उससे ज्यादा चतुर्भुज का और उससे ज्यादा वृत्त का। अब यहां पर सिर्फ 2 का ही कंपैरिजन हो रखा है। 2 का किसका, चतुर्भुज का और वृत्त का। ये बताया गया है कि इन दोनों का परिमाप बराबर है, तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, अक्षेत्रफल वृत्त का ज्यादा होगा। अब आपसे पूछा है कि अक्षेत्रफल का अंतर बताओ, तो आपने अक्षेत्रफल का अंतर करना है। अब अंतर कैसे करें, देखिए सबसे पहले तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। एक बार वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, मुझे पता है कि त्रिज्या का 4 गुना किया गया था, तब आया था 28, तो मैं क्या करूंगा, इसका 16 गुना कर दूंगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा भाई, मैंने बताया था आपको कि इसी ट्रिपलेट से हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो जो आपका वृत्त है ना, उसका जो क्षेत्रफल आ गया है ना, वो आ गया है 154 गुणा में 16। इसको पूरा हल नहीं करेंगे क्योंकि हमने अंतर निकालना है। फिर आगे मैंने क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, जो कि एक चतुर्भुज है। उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, इसकी भुजा आ गई है मेरी 44, मैंने अभी निकाल ली थी ऊपर, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा, तो इनका अंतर ही आपका आंसर होने वाला है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, जो जो कॉमन आ रहा है। मुझे पता है 16 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, एक तो 16 कॉमन ले लिया, 11 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, 11 कॉमन ले लिया। अब जिस जो कॉमन लिया है उससे इस पूरे को भाग करो। पहले 16 से 16 को भाग कर दिया, 1 आ गया। 11 से इसको भाग किया तो 14 आया, माइनस 16 से इसको भाग करेंगे तो यहां भी 11 आ जाएगा और यहां भी 11 आ जाएगा। 11 से 11 कट गया, यहां बच गया है 11। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीपल करके भी आप कर सकते थे। अब ये आ गया है 16 गुणा 11 176 और 14 में से 11 गए 3, बस इसको हल कर लीजिए। 6 3 18, 16 17 3 51 और 1 52, ये आ गया आपका 528 और ये आपका आंसर है। आपको समझ आया, क्वेश्चन अच्छा खासा था।
वृत्त से वर्ग बनाया गया था, पहले वर्ग की भुजा निकाल ली, फिर दोनों के क्षेत्रफल को आपस में माइनस किया। अगर थोड़ा लंबा लग रहा था एक बार आप रिवाइंड करके देख ले। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको हल कराता हूं ना, ये पूरा सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूं, ताकि आपको बाद में नोट्स ना बनाने पड़े, आप इनको देख कर ही जब भी कोई कंफ्यूजन आए तो वहां से देख लो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जैसे ही ये वीडियो डलेगी उसके साथ में ही आपको उस चैनल पे ही आपको पीडीएफ भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अब आपका ये दो सकेंद्रीय वृत्तों का है, दो सकेंद्रीय वृत्त इस तरीके से, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस तरीके से आपके दो वृत्त हैं, इनको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या है, इन दोनों का केंद्र जो है ना वो एक है। ये एक रिंग की आकृति भी होती है, इसको रिंग की आकृति भी बोलते हैं। तो यहां पर इनका केंद्र एक है, इस तरीके से दो वृत्त बने हुए हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों के एक वलय दोनों वृत्त एक वलय बनाते हैं, और विलय की आंतरिक और बाह्य परिधि क्रमशः 22 और 44 सेंटीमीटर है। तो वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई इस तरीके से ये जो बना हुआ है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये वलय विलय जो भी है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो दो वृत्त बने हुए हैं ना, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, इनकी परिधि दे रखी है। जो बड़े वाला वृत्त है ना उसकी तो परिधि दे रखी है 44, जो छोटे वाला वृत्त है उसकी परिधि दे रखी है 22। और आपसे पूछा है कि ये जो शेडेड पार्ट है इसका क्षेत्रफल, इसकी चौड़ाई क्या होगी, आपने चौड़ाई बतानी है। चौड़ाई कैसे निकलेगी, अगर मुझे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पता हो और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या पता हो, इनको आपस में घटाऊंगा मैं, तो इस विलय की चौड़ाई आपको पता चल जाएगी। तो मेन लक्ष्य है हमारा बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना, छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालना। वैसे तो दोनों की परिधि दे रखी है, इसको 2 पाई आर के बराबर करके आप इसको हल कर सकते हो। इसको भी 2 पाई आर के बराबर कर लो, इसको भी 2 पाई आर के बराबर कर लो, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर ये सी 44 है तो इसकी तो त्रिज्या 7 होगी, बहुत देर से बता रहा हूं आपको। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, एक बात ध्यान देने वाली है, अब की बार इसका आधा हो गया है ना, तो त्रिज्या का भी आधा हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। क्लास के स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, आर 7 है तो परिधि 44 है, और एरिया 154 है। अब परिधि पहले ही 44 दे रखी है तो त्रिज्या 7 आ जाएगी ऊपर बड़े वाले वृत्त की। छोटे वाले वृत्त में क्या हुआ, इस परिधि का आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3.5। तो यहाँ अक्षेत्रफल को भी 4 से भाग करना पड़ेगा, वो इसकी यहाँ फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल आपके बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या तो आ गई है 7 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई है 3.5। तो इनका अंतर करेंगे, इस विलय की चौड़ाई आ जाएगी 7 माइनस 3.5, इनको आपस में घटाओगे तो 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। शायद इससे बेस्ट तरीके से आपने सारे क्वेश्चन नहीं करे होंगे, कहीं भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस हम डायरेक्टली आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सेमी क्वेश्चन है, लगभग दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे हुए वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। अब की बार जो पथ बना हुआ था ना उसका क्षेत्रफल दे दिया है 3080 वर्ग मीटर। यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतर के किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर 10 मीटर है, उस पथ की चौड़ाई भी दे दी है आपको 10 मीटर, तो दोनों त्रिज्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक बार दोबारा आपके लिए आकृति बनाता हूं, टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है लेकिन आपको ज्यादा आकृति से ही समझ आएगा। इसके अंदर बन गया भाई, एक मिनट। इसी तरीके से है, ये दो वृत्त बने हुए हैं सकेंद्रीय। आपको एक तो इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि इन दोनों के बीच की जो चौड़ाई है ना वो है आपकी 10 मीटर। एक इसी पथ का अक्षेत्रफल दे रखा है आपको, वो क्षेत्रफल दे रखा है 3080। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, जब दो सकेंद्रीय वृत्त बने होते हैं तो उनके अगर पथ का क्षेत्रफल निकालना है ना तो उसका फार्मूला रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये मैंने कुछ नहीं किया, पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है, फिर उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाया, तो ये आपका आंसर आ गया है, और इसको हम बोलते हैं
पथ का क्षेत्रफल। इसमें बड़ा आर डिनोट कर रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या को और छोटा आर डिनोट कर रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या को। अब इस तरीके से पथ का क्षेत्रफल निकलता है जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3080। तो मैं ये बोल सकता हूं ये बराबर है 3080 के। अब इसको मैंने इधर ऐसे कैसे लिखा पाई को, तो अब ये एक आपका फार्मूला बन गया है ए की 2 माइनस बी की 2। ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे और बराबर है 3080 के। अब जो बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का अंतर है वही आपका इस पथ की चौड़ाई होगी। पिछले क्वेश्चन में पथ की चौड़ाई कैसे निकाली थी, बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या घटाई थी तो आपके पथ की चौड़ाई आ गई थी। कहने का मतलब बड़े आर में से छोटा आर घटाएंगे तो 10 आएगा, तो इसकी जगह मैं 10 रख सकता हूं। तो मैंने रखा पाई का मान तो रख दिया 22/7, इसकी जगह रख दिया 10 और ये तो मैंने निकालना ही है दोनों त्रिज्याओं का योग, तो क्वेश्चन में पूछा ही गया है आपसे। तो बस इसको हल करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 22 से काट रहा हूं इसको, 22 एकम 22, 22 चौके 88 और ये 7 उधर चला गया। तो आर प्लस छोटा आर बराबर आ गया है 14 सत्ते 98। तो दोनों त्रिज्याओं का जो योग है ना वो आ गया है आपका 98। समझ आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, पथ का क्षेत्रफल था, फार्मूले के बराबर किया और आंसर निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर का चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है। वही सेम दो वृत्त बनाए गए हैं और जो इस तरीके से एक पाथ बन गया है उसकी चौड़ाई बता दी है आपको 3.5 मीटर। 4 प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ पर सीमेंट लगाने का खर्च, उस पथ पर सीमेंट लगाई गई है 4 रुपए पर मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो आपसे पूछा है यदि मैदान का व्यास 56 मीटर हो तो आपने बताना है कि आपका खर्च कितना हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में एक बार दोबारा फिर नहीं, अब की बार भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं इसे बना लेता हूं। ये लीजिए, ये आपके दो वृत्त हैं, इसमें इस पथ की चौड़ाई बता रखी है आपको 3.5। दूसरा एक्चुअल में था क्या, एक्चुअल में अंदर एक वृत्ताकार मैदान था, उसका व्यास दे रखा है आपको 56 मीटर और इसके बाहर 3.5 मीटर का एक पथ बनाया गया है। तो सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ मेरे को। सबसे पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या तो बस कुछ नहीं है, जो आपका मैदान का व्यास है उसका आधा त्रिज्या हो जाएगी 28 का, 56 का आधा 28, आपके छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई है जो अंदर मैदान है। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या आएगी, ये तो है आपका 28, साथ में जो बाहर वाला ये पथ है इसको भी जोड़ देंगे, 3.5 जोड़ देंगे 28 में, तो ये हो जाएगा आपका 31.5 मीटर। सबसे पहले मैंने बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल ली। अब मुझे पता है कि 1 वर्ग मीटर पर खर्च आता है 4 रुपए। इसका मतलब अगर मैं ये निकाल लूं कि ये कितना वर्ग मीटर एरिया है, कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल लूं तो उसको 4 से गुणा करके मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, पथ का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था अभी, पाई बड़े आर की 2 माइनस छोटे आर की 2। बस इसको हल करेंगे, पाई का मान होता है आपका 22/7, बड़ा आर है ये, इसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग कैसे करेंगे कि जो भी संख्या के अंत में 5 होता है उसका वर्ग करते हैं, पहले तो लिख देंगे 5 का वर्ग कर देंगे 25, उसके बाद 31 गुणा 32 करेंगे, वो आ जाएगा 992। ये हो गया आपका इसका वर्ग, माइनस 28 का वर्ग होता है आपका 784। इसको हल करें एक बार, ये हो जाएगा 22/7। इसको मैंने हल किया तो ये आ गया है आपका 25, तो ऐसे कैसे आ गया, 12 में से 4 गए 8, 0, 2, 208.25 और यहां से आ गया है पथ का क्षेत्रफल और इस पे 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा रहा है, 4 से इसको गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इस डेसिमल को हटाया, डिवाइड में रख लिया 100, 4 से इसको भाग किया 25, 25 से इसको भाग कर दिया 25 8 200, बच गया है आपका 8, 25 3 75, बच गए हैं 12, 25 पंजे 125, 7 से काट लो इसको, ये आ गया है 7 एकम 7, ये 25 दिया 75 होता है, अभी छोटी सी गलती होगी सॉरी, ये आएगा आपका 25 8 200
बच गए हैं 8, 25 3 75, बच गए हैं 7, 25 3 75। ठीक है, 7 से काटा है इसको, 7 एकम 7, बच गया है 13, 7 एकम 7, 7 निम 63। तो यहाँ 119 गुणा 22 आ गया है आपका, 22 गुणा 119, ये आपका आंसर है। तो 22 निमा 198, 8 19 हासिल हो गया आपके, 9 दूनी 18। ठीक है, जिसके अंत में 8 है वो आपका आंसर आ गया। तो बस आगे करने की जरूरत नहीं है, मैंने इकाई का अंक निकाल लिया और इकाई का अंक एक ही था, सिर्फ 8 इसमें ही था, ये आपका आंसर है। इसको हल करोगे तो आपका 2618 आएगा। ये तो था इसका डिटेल मेथड। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जहां पर पाई है उसमें एक छोटी सी ट्रिक भी आप लगा सकते हो। जब मैं इस पूरे क्वेश्चन को हल कर रहा था तो मुझे पता था कि 22 को अगर मैं 2 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ूं तो ये आएगा 2 गुणा में 11, तो यहां से 2 कट सकता है लेकिन 11 नहीं कटेगा। भाई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है नीचे जो 11 को भाग कर दे। इसका मतलब जो आंसर है ना वो वही है जो 11 से भाग होता है। और 11 से भाग होने का रूल क्या है, विषम स्थानों का योग सम स्थानों में से घट के या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। विषम स्थानों का योग 6, 8 और 2 10, सम स्थानों का योग 2 और 1 3। सॉरी मैंने गलत कर दिया भाई, 1 मिनट। विषम स्थानों का योग होगा आपका 14, 8 और 6 14, और सम स्थानों का योग है 3। तो 14 में से आप 3 घटाओगे तो 11 आएगा। तो यही सिर्फ 11 से भाग होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ ये चेक कर लेते हैं इनमें से 11 से कौन सा भाग हो रहा है, अगर एक ही भाग हो रहा है तो आपका आंसर लग जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपका अर्धवृत्त का। अब पहले हमने वृत्त के बारे में सारे क्वेश्चन निकाल लिए, एक बार थोड़ा सा हम अर्धवृत्त के बारे में भी जानेंगे। देखिए, एक तो है आपका परिमाप यानी कि परिधि, और एक है आपका एरिया। अब इसमें कुछ आकृतियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो है हमारा वृत्त पूरा, एक है हमारा अर्धवृत्त और एक है हमारा क्वाड्रेंट चतुर्थांश। ये वृत्त के ही भाग हैं भाई। यहां पर पूरा वृत्त है, यहां पर अर्धवृत्त है और यहां पर चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है। इनका पेरीमीटर क्षेत्रफल कैसे निकलता है, परिधि निकलती है इसकी 2 पाई आर। पूरे वृत्त की परिधि निकलती है 2 पाई आर। अगर वृत्त आधा हो जाता है, अर्धवृत्त बोला जाता है, तो आपने ध्यान रखना है, एक तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो गया है पाई आर, इसको मैंने 2 से भाग कर दिया, लेकिन इस तरीके से परिधि निकली है ये वाली। ऊपर आपका पूरा व्यास भी है, ये भी जुड़ेगा और व्यास को हम बोलते हैं 2r। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आपने हमेशा याद रखना है। पूरे वृत्त की परिधि निकलती है 2 पाई आर और अर्धवृत्त की परिधि निकलती है पाई आर प्लस 2r। ये आपका चतुर्थांश। इसकी परिधि कैसे निकलेगी, पहले तो इसको 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर बटे में 2, प्लस में एक ये आर जुड़ जाएगी और एक ये आर जुड़ जाएगी, 2r ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से परिधि निकलेगी। बिल्कुल नोट कर ले इसको, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परिधि से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर परिधि वृत्त की है ये, अर्धवृत्त की है और चतुर्थांश की है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का निकलेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, आधा हो जाएगा, और क्वाड्रेंट का निकलेगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसमें कुछ नहीं है, पूरा वृत्त था पाई आर स्क्वायर, आधा है 2 से भाग कर दिया, चौथा भाग है चतुर्थांश है तो 4 से भाग कर दिया। इसको नोट कर ले, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। एक अर्धवृत्त में अंकित किया जा सकने वाला सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या r सेंटीमीटर है। आपका इसमें आकृति है क्या भाई, एक बार देख लें। नहीं है, चलो छोड़ो। आपका एक इस तरीके से अर्धवृत्त है, ठीक है। इस अर्धवृत्त में बड़ी से बड़ी त्रिभुज बनाई जाएगी, बड़ी से बड़ी त्रिभुज बनाई जाएगी। जहां यहां बड़ी से बड़ी मैं दूरी लूं, ये पूछा है कि जो ये बड़ी से बड़ी त्रिभुज बनेगी ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, यहां पर है इस वृत्त का केंद्र बिंदु, यहां से यहां तक है r और यहां से यहां तक भी है r, वो आपको पता है। अगर मैं यहां पर सबसे बड़ी त्रिभुज बनाना चाहता हूं तो इसके वर्टेक्स से अगर इसकी त्रिज्या को मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, तब ये सबसे बड़ी से बड़ी त्रिभुज हो सकती है। तो मैंने त्रिभुज बना दी अर्धवृत्त के अंदर, इसके वर्टेक्स से जब त्रिज्या के वृत्त के बिंदु को मिलाया तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है, यानी कि ये ऊंचाई बन गई है। और
अगर मैं वृत्त के किसी भी सिरे को केंद्र से मिलाता हूं तो ये आपकी त्रिज्या भी होती है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज के बारे में डिटेल में पहली क्लास में बताया था मैंने, वो दोनों क्लास का लिंक जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और मेरे चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है स्पेशली HTET PRT स्क्रीनिंग के लिए और TGT मैथ के लिए, एडवांस मैथ करके, वहां पर जाकर आप वो दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 ऐसे कैसे? इस त्रिभुज का आधार है ये r + r 2r, और इसकी ऊंचाई है ये जो कि r है, तो 2 से 2 कट गया, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा r²। अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अर्धवृत्त की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर अर्धवृत्त में कोई त्रिभुज बनेगी ना और वो बड़ी से बड़ी होगी तो उसके वर्टेक्स को जब केंद्र से मिलाएंगे तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा और वो ऊंचाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की सीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। वृत्त का इस तरीके से चौथा भाग होता है आपका, इसमें ये भी r है, ये r है और ये इसका केंद्र है। सबसे पहले इसकी परिधि दे रखी है, परिमाप दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसका परिमाप याद करो। परिमाप कैसे निकला था इसका परिमाप या परिधि जो है ना वो क्वेश्चन में दे रखी है आपको 75 सेंटीमीटर। परिधि कैसे निकलती है? परिधि का फार्मूला बताया था मैंने। पूरे वृत्त की परिधि निकलती है 2πr। पहले तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करके इस हिस्से की परिधि निकाल दी मैंने, इसकी लंबाई माप ली। अब ये दोनों r और r ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, 2r हो गया, ये आपकी निकल गई है परिधि, बराबर है 75 सेंटीमीटर के। बस इसको हल कर लें, 2 से काट दिया इसको 2, इसमें से कॉमन आ गया है r। पाई बटे में 2, पाई का मान होता है 22/7 और इसके बटे में रहेगा 2, तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया है 11/7, प्लस में r बार आ गया, अंदर बच गया है 2, बराबर है 75। इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14 और 11 25, 25/7 बराबर है 75। तो 25 3 75, जो आपकी r है ना वो आ गई है 7 × 21, ये इधर आगे गुणा हो गया, तो त्रिज्या आपकी 21 आ गई है। आपसे पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा πr² बटे में 4। वृत्त का जोड़ सा भाग है उससे ही डिवाइड कर देंगे। क्वाड्रेंट चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया और उसको 4 से भाग कर दिया। आपकी त्रिज्या जो है ना वो 21 आ गई है, 7 का मल्टीपल है तीसरा, तो हम पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 154 गुणा में 9। आपको याद होना चाहिए ये 7 का 3 गुणा है, तो अक्षेत्रफल को 9 गुणा कर दिया और इसके डिवाइड में 4 है। बस इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 से इसको काट दिया, ये आ गया है आपका 77। 77 गुणा में 9 बटे में 2, 9 से 63, 9 से 63 और 6 70, 2 से भाग कर लिया, ये हो गया है 2 × 6, 2 × 5 10। कौन सा आंसर आएगा भाई? इसमें मैंने कुछ गलत कर दिया है भाई। 9 से 63 6, 9 से 63 और 6 69 आना चाहिए था भैया, तो ये आ गया है 6 और 9। तो 2 से काटा, 2 × 6, 2 × 4 8, 34 देखो किसमें है, ये आपका आंसर है, दूसरा आपका आंसर रहेगा। आ गया होगा समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप के अंदर पर 108 डिग्री का कोण उप निर्धारित करता है, तो अक्षेत्र ये है आपका त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये है आपके सेक्टर के क्वेश्चन। सेक्टर क्या होता है? एक आपका वृत्त है, इसको आधा करके चतुर्थांश करके हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब जरूरी तो नहीं है कि ऐसे क्षेत्रफल आएगा, कोई और भी क्षेत्रफल पूछा जाता है, एक सेक्टर का भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है आपसे। अब सेक्टर क्या होता है? ये इसका केंद्र है, वृत्त के केंद्र पर जो टोटल कोण बनते हैं ना वो 360 डिग्री के बनते हैं। अब आपसे किसी भी सेक्टर का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने इसकी इस तरीके से केंद्र से 2 त्रिज्याएं बना दी हैं। अब ये जो एरिया है ना इसको हम इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्याखंड। इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है आपसे। अब ये कौन सी आकृति है? ना ये अर्धवृत्त है ना ये चतुर्थांश है, बस इसका एंगल दे दिया आपसे। अब देखिए
जब आपका वृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल रहा था ना, तो वो फार्मूला था आपका पाई आर स्क्वायर। साथ में एक चीज और भी गुणा हो रही थी इसके साथ, 360 बटे में 360। वो क्या था, बस 360 से 360 कट गया था। अब ये 360 क्या है, 360 है इसके टोटल एंगल। अब अगर यहां पर किसी भी एंगल का किसी भी त्रिज्याखंड से इसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, ऊपर कोई भी एंगल हो सकता है 360 की जगह, ये आपका सेक्टर का फार्मूला रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्याखंड। वो सेक्टर क्या होता है, जो दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति होती है उसको हम सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर की दो त्रिज्याएं हैं और केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां पर जो कोण बना हुआ है ना वो 108 डिग्री का है। तो आपसे पूछ लिया कि इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, तो आपने इस फार्मूले से निकालना है। जितना एंगल बन रहा है वो थीटा हो गया 108 बटे में 360 और गुणा में पाई का मान आपका 22/7 और आपकी त्रिज्या कितनी है 7 गुणा 7। बस इसको हल करना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको काट लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैंने काट दिया 18 से, 18 छीका 108, 18 दूनी 36, 20 आ गया नीचे। उधर बस गया था मेरा 22 गुणा में 7, 2 से काट लिया, ये आ गया है 11, 6 से 42, ये हो गया आपका 462 और इसके नाम का डेसिमल लगा दिया, आपका आंसर आ गया है 46.2। आपको समझ आ गया होगा। बस अब ये मैंने एक नई चीज बता दी आपको कि सेक्टर का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। आपको एक वृत्त दिया गया इस तरीके से, उसमें यह बताया गया कि ये किस तरीके से त्रिज्याखंड है, यहां पर कोई एंगल है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है और ये जो दो त्रिज्याएं हैं ये हैं 21 सेंटीमीटर की। तो आपसे पूछा है कि एंगल बताओ कितना होगा। बस उस फार्मूले के बराबर क्षेत्रफल को कर देंगे। मेंसुरेशन में कोई भी क्वेश्चन निकालना हो आपने कुछ नहीं करना, फार्मूले के बराबर उस वैल्यू को करो। इस सेक्टर का जो क्षेत्रफल निकलेगा ना वो निकलेगा आपका थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है ना वो दे रखा है 462 और थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। पाई का मान आपका 22/7 होता है और आर है 21 गुणा 21। बस इसको हल करो आपका आंसर आ जाएगा। 7 दिया 21, 3 से इसको काट दिया 120 और काट लो, 22 से इसको काटो सीधा पहले, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 21 से 21 कट गया। ठीक है, तो थीटा आ गया आपका 120। ये आपका आंसर है। ये दो त्रिज्याखंड के क्वेश्चन थे, आपको समझ आया होगा। पहले में एंगल दे रखा था, दूसरे में आपसे पूछ लिया। भाई मैंने वृत्त का कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रखा है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ड आ गया यहां पर चाप, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्क। अब ये क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जब दो त्रिज्याएं इस तरीके से एक सेक्टर बनाती है ना, इसको पूरे को तो हम बोलते हैं सेक्टर, लेकिन इस हिस्से को बोलते हैं चाप। इसको हिंदी में चाप बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्क। अब यहां पर एक फार्मूला आपने याद रखना है, L डिवाइड बाय R इक्वल टू थीटा। ये क्या चीज है आपका, L का मतलब है इस आर्क को हम L से डिनोट करते हैं। इस आर्क के डिवाइड में अगर त्रिज्या कर दें तो ये एंगल निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला आप याद कर लें, ये आपकी क्लास का लास्ट फार्मूला है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाया है हमने। इस आर्क की लंबाई अगर आपने निकालनी हो तो यहां पर रेशियो बराबर करते हैं हम, इस आर्क के डिवाइड में करेंगे ये त्रिज्या, तो आपका ये एंगल निकल के आ जाएगा। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 है। कहने का मतलब L की तो वैल्यू है 11 और आपकी वृत्त की त्रिज्या है 14, तो इस तरीके से आपका एंगल आ जाएगा थीटा। अब आपने एक चीज और भी सीखनी पड़ेगी, जो आपके इस तरीके से सेंटीमीटर में नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये होते हैं आपके रेडियन में, और आपके सारे एंगल होते हैं डिग्री में। अब आपको पता होना चाहिए कि रेडियन से डिग्री में चेंज कैसे करते हैं।
कोई भी वैल्यू अगर आपकी रेडियन में दी हुई है, आपने उसको डिग्री में चेंज करना है, तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है 180 बटे में पाई। आपने क्या करना है, जो रेडियन में वैल्यू दे रखी है, रेडियन का मतलब है सेंटीमीटर में, मीटर में वैल्यू दे रखी है, आपने उसको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री कैसे लिखी होती है, ऐसे, ये वर्ड। तो आपने क्या करना है, रेडियन को गुणा करना है 180 बटे में पाई से। इसका उल्टा भी सत्य है, अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप गुणा करोगे पाई बटे में 180 के साथ। इसको भी आप नोट कर लेना। वैसे तो थीटा का मान आपका डायरेक्ट आ गया 11/14, लेकिन एंगल तो आपका डिग्री में होता है ना, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये है हमारा रेडियन, रेडियन से डिग्री में जाना है तो उसको गुणा करेंगे 180 बटे में पाई के साथ। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो मैं इसको रखूंगा 11/14 गुणा में 180 बटे में पाई का मान 22 और ऊपर चला गया 7। अब इसको हल कीजिए, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 4 से इसको काटेंगे 45, आपका आंसर आ जाएगा। जब L/R किया था तो वो रेडियन में था, इसको पाई बटे 180 बटे पाई से गुणा किया तो ये आपका डिग्री में आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है और वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब की बार क्या बोला गया है, इस तरीके से एक त्रिज्याखंड बना हुआ है, ये है आपका एंगल 90 डिग्री का, और आपसे बताया गया है त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपने इस आर्क की लंबाई बतानी है। अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला था आपका L/R = थीटा। L कितना है आपका, L है आपकी, L तो निकालना ही है भाई, R है आपका 3.5 और आपका जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब आप एक बात ध्यान दें, आंसर किस चीज में निकालना है, आंसर निकालना है सेंटीमीटर में, क्योंकि जो आपकी ये आर्क होगी ना वो तो सेंटीमीटर में होगी, लेकिन ये जो एंगल है ये तो आपका डिग्री में है, तो इस एंगल को आपने रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। अब की बार उल्टा करना पड़ेगा, डिग्री टू रेडियन जाना पड़ेगा, और इसके लिए हम गुणा करते हैं पाई बटे में 180 के साथ। तो ये तो हमारा ऑलरेडी रेडियन में है, इसको मैंने रेडियन में चेंज किया, उसके लिए मैंने इसको गुणा कर दिया पाई बटे में 180। इसको हल करेंगे तो 90 दूनी 180, ये उधर चला गया, तो ये इधर बच गया आपका L। पाई का मान होता है आपका 22/7 और नीचे 1/2 बच गया, और ये उधर चला गया, इसको मैं बोलता हूं 7/2। बस इसको हल कर लीजिए। 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट दिया 11, 2 से इसको भाग किया, ये आ गया है 5.5, और यही आपका आंसर है। समझ आ गया होगा। बस हमने कुछ नहीं किया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, बस एक ध्यान दिया, थीटा हमारा डिग्री में है, आंसर हमने रेडियन में निकालना था, तो इसको सिर्फ रेडियन में चेंज किया और आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है, क्रांतियां की संख्या जिसमें इसे 770 मीटर की दूरी तय करनी होगी। अभी हिंदी में थोड़ा अजीब सा लिख रहा है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 49 सेंटीमीटर। व्हील का डायमीटर दे रखा है आपको 49 सेंटीमीटर, और आपसे बताया है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन विच इट मस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 77 मीटर्स। ये बताया गया है कि डिस्टेंस बताया गया है कि 770 मीटर का डिस्टेंस तय करने में ये पहिया कितनी बार घूमेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहले आप एक चीज समझे, पहिया होता है आपका वृत्ताकार, इस तरीके से एक वृत्ताकार पहिया है जिसका व्यास अगर 49 है तो त्रिज्या हो जाएगी 49/2, ये इसकी त्रिज्या है। अब ये पहिया एक बार घूमने में कितनी दूरी तय करेगा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, ये एक बार घूमेगा ना तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। इसका मतलब इसका एक बार का घूमना बराबर होगा 2πr के। तो मैं यहां से 2πr से इसको हल करूंगा, देखूंगा ये एक बार घूम के कितनी दूरी तय कर रहा है। तो 2π का मान 22/7 और त्रिज्या है आपकी 49/2। इसको हल करते हैं, 7 7 49, इसको इससे काट दिया, 22 7 154 सेंटीमीटर। अगर पहिया एक बार घूमता है तो दूरी तय करता है 154 सेंटीमीटर, और मैंने दूरी कितनी तय करानी है 770 मीटर। तो कितनी बार घूमेगा, कुल दूरी डिवाइड में एक बार तय की गई दूरी,
एक बार घूमता है ना तो 154 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो 770 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन पहले यूनिट को बराबर करेंगे, ये तो था मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे ऊपर वाले को और 2 जीरो लगा देंगे। बस अब इसको हल कीजिए। 77 एकम 77, ऊपर आ गया है 1000, 77 दूनी 154, 2 से इसको काट दिया, 500 बार घूमेगा, तब आपकी ये दूरी तय होगी। चलिए आगे चलते हैं। भाई आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने पूरी डिटेल से आपको कराने की कोशिश की है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट करें अगर आपको समझ आ रहा है, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि बच्चे देख रहे हैं और उनको समझ आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। दूसरा, जो मैंने पहली 2 वीडियो जिसकी बनाई थी, इन दोनों का लिंक आपको दिख रहा होगा, आप इनको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।